वेलकम एवरीवन। तो आज हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो देखें, अभी तक हमने कई सारे फोर्सेस की बात की है। जैसे कौन कौन से फोर्स आप मुझे याद दिलाएं? ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, राइट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। और अगर देखा जाए तो जनरली लोगों को ये इन सारे फोर्सेस से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बट स्टूडेंट्स, आप टेंशन मत लें, मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाने वाला हूं कि आपको फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही आसान लगेगा और आपको बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको, और कोई भी क्वेश्चन उसके आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर लोगे। चलो, एनीवेज, ये जो फ्रिक्शन है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को समझना थोड़ा और आसान होता है कंपेरेटिवली टू स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज करो हमारे पास यहां पे एक फ्लैट सरफेस है, किसी टेबल का फ्लैट सरफेस हो सकता है, और इस पे एक ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, राइट। अब इस ब्लॉक को किसी ने धक्का दे दिया तो क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आगे जाता है, फिर कहीं पे जाके रुक जाता है। तो ऐसी सिचुएशन हम डे टू डे लाइफ में हमेशा देखते हैं। ये हमेशा चलता ही रहता है, कुछ देर बाद जाके रुक जाता है, ठीक है। तो देखो, जितनी देर ये आगे गया था उस सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं। तो जब ये आगे जा रहा था तो क्लियरली इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन है वो तो आगे की तरफ है, ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। अब देखो, वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन। बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? क्लियरली आप समझ रहे हैं, डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब अगर एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इधर की तरफ है, तो इसका मतलब है उस पर इधर की तरफ एक फोर्स भी जरूर लग रहा होगा, राइट, ठीक है। तो एफबीडी बना के थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्या फोर्स लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तो बीच की कोई सिचुएशन ले लेते हैं ब्लॉक की, और उसको मैंने यहां पे नीचे बना लिया। अब उसका एफबीडी, तो देखो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस पे नीचे की तरफ एक एमजी फोर्स लगेगा। आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स, ये सब तो आप जानते ही हो। और ऑब्वियसली जो फ्लैट ग्राउंड है वो इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। और कोई फोर्स तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है जो इस पे लगेगा, लेकिन कोई और फोर्स भी तो लगना चाहिए ना स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जो आगे जा रहा था तो इसकी स्पीड कम हो रही थी। इसका मतलब पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब पीछे की तरफ इसे फोर्स लग रहा था। तो कौन सा फोर्स है जो इसे पीछे की तरफ लग रहा है? एमजी तो नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और कोई फोर्स हमें पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यही है हमारा हीरो, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक्चुअली इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जिसको हम सिंबल एफ के से डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रही है आपको बात? तो क्यों ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लग रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो, यहां पर ये जो टेबल का सरफेस है, नॉर्मली आप अपने आंखों से देखोगे तो आपको वो बहुत स्मूथ टाइप का दिखाई देता है, और ये जो ब्लॉक के सरफेसेस हैं वो भी आपको बहुत स्मूथ टाइप के दिखाई देंगे। लेकिन स्टूडेंट, जब आप माइक्रोस्कोप से इनको देखोगे तो आपको अलग सिचुएशन दिखाई देगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इसको थोड़ा सा पार्ट यहां पे दोनों सरफेस के बीच का, इसको जूम करके हम यहां पे देखें, राइट, तो आपको दिखेगा कि टेबल के सरफेस में छोटे छोटे गड्ढे टाइप है। और वैसे ब्लॉक के बॉटम सरफेस की हम बात कर रहे हैं यहां पे, जो टेबल के कांटेक्ट में है, राइट, उसकी बात कर रहे हैं, उसमें भी आपको छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे, और दोनों गड्ढे इंटरलॉक्ड होंगे, एक दूसरे में फंसे होंगे थोड़े इस तरीके से। समझ में आ रही बात? एक्चुअली इसी के कारण ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और आपको समझ में आएगा अगर मैं आपको यहां पे बना के दिखाऊंगा। तो अब देखो, ये मैंने टेबल की सरफेस बनाई, इसमें आप थोड़े से गड्ढे इमेजिन करो जो कि माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, और उस पर ब्लॉक रखा हुआ है, उसके बॉटम सरफेस में भी छोटे छोटे गड्ढे। आप सोचो कि जब ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, तो क्योंकि यहां पर इंटरलॉकिंग है गड्ढों की, तो इसको आगे जाने में दिक्कत होगी ना, क्योंकि वो फंसा हुआ है, तो इसको आगे जाने में दिक्कत होगी। तो इफेक्टिवली हम सोच सकते हैं कि जो बॉटम सरफेस है वो इसे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और उसी फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं यहां पे। समझ में आ रही बात आपको? क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस केस में बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है, और क्यों लग रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस। दोनों सरफेस टेबल के और ब्लॉक के जो कॉन्टैक्ट में है वो रफ है। रफ होने से वहां पे इंटरलॉकिंग है और काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और कैसे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, जैसे यहां पे भी आगे जा रहा था, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसको पीछे पीछे लगता है उस पे, ठीक है, नेचुरल सी बात है। तो हम लिख भी सकते हैं यहां पे कि काइनेटिक फ्रिक्शन
एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? जैसे एक और छोटी सी आप मुझे बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है कि इस सिचुएशन में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो बॉटम सरफेस पे इस तरह से लग रहा है या बीच में कहीं या ऊपर में, बता सकते हो आप? बड़ा सिंपल है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वो बॉटम पे लग रहा है, वो तो आप समझ रहे हो ना, फ्रिक्शन जो है वो नीचे लग रहा है जहां पे वो गड्ढे में फंसा हुआ है, ऊपर नहीं लग रहा है। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो देखो ये आपको समझ में आ गया है कि यहां पर अगर मेरे पास ये सरफेस है और ये जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसके एफबीडी में एक्चुअली एमजी तो है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, लेकिन पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है। ये आपको समझ में गया। लेकिन ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है इसकी वैल्यू क्या है ये अभी आपको पता नहीं है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो उसकी वैल्यू के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू, इसको बोलते हैं म्यू इंटू एन। यहां पे ये एन क्या है स्टूडेंट्स? एन इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, यहां पर जो एफबीडी में नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है वही। और म्यू क्या है? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो ये म्यू को थोड़ा समझने की जरूरत है, ये आपके लिए न्यू टर्म है। देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप ये सिचुएशन लो, ये एक रफ सरफेस है, उस पर ये रफ ब्लॉक रखा हुआ है, और एक और सिचुएशन लो, ठीक है, वैसी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों सरफेस आपको ज्यादा रफ दिखाई दे रहे होंगे और यहां पे कम दिखाई दे रहे होंगे, कम रफ दिखाई दे रहे होंगे। तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में ज्यादा फंसे हुए हैं, गड्ढे ज्यादा है, यहां कम फंसे हुए हैं। और सपोज करो दोनों आगे तरफ जाना चाहते हैं, दोनों की वेलोसिटी अगर आगे तरफ है, तो किसको आगे जाने में ज्यादा दिक्कत होगी? यहां पर ज्यादा गड्ढे हैं, ज्यादा फंसे हुए हैं, तो इसको आगे जाने में ज्यादा दिक्कत होगी। इसका मतलब है कि इस पे जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम लग रहा है। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है आपको बात बहुत ही क्लियरली? तो मैथमेटिकली हम इन दोनों केसेस में ये बोलेंगे कि ये जो सिचुएशन है इसमें म्यू की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि रफनेस ज्यादा है ना, तो म्यू की वैल्यू ज्यादा है। और इसमें हम बोलेंगे कि म्यू की जो वैल्यू है वो कम है, क्योंकि रफनेस कम है। और क्योंकि म्यू ज्यादा है रफनेस ज्यादा होने से, तो म्यू ज्यादा होने से फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। और यहां म्यू कम है, तो म्यू कम होने से मैथमेटिकली आप देख सकते हो फ्रिक्शन भी जो है वो कम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो म्यू जो है यहां पर वो हमें ये बताता है कि जो सरफेस है वो कितना रफ है। अगर सरफेस की रफनेस ज्यादा है जैसा कि यहां पे था, तो इसका मतलब उसका म्यू ज्यादा होगा और म्यू ज्यादा होने से फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। और अगर सरफेस की रफनेस कम है जैसा यहां पे, तो म्यू कम होगा, उससे फ्रिक्शन भी जो है वो कम लगेगा मैथमेटिकली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट्स रफनेस ऑफ द सरफेस। ठीक है ना बात? जैसे स्टूडेंट्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो कैरम बोर्ड स्टूडेंट्स, कैरम बोर्ड आपने बचपन में खेला होगा, बड़ा मजा भी आता है उसको खेलने में, अभी भी शायद आप खेलते होंगे। तो कैरम बोर्ड में आपने देखा होगा उसकी पीसेस जो है वो धीरे धीरे मूव करती हैं हिट करने के बाद। ठीक, ऐसा क्यों होता है? देखो आप सोचो कि ये कैरम का रफ सरफेस है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखो तो रफ दिखाई देगा, उसकी जो पीसेज हैं उसके भी सरफेस रफ है। तो जब आप उसको हिट करते हो तो क्योंकि दोनों के गड्ढे फंसे हुए हैं आपस में, राइट, तो उसको आगे जाने में दिक्कत होती है। तो बेसिकली उसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। समझ में आ रही बात? लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब पाउडर डाल देते हैं कैरम बोर्ड पे, तो फिर उसकी जो पीसेस है बहुत फास्टली मूव करने लगती हैं। तो अब क्या हो गया ऐसा? तो देखो बड़ा सिंपल है, पाउडर जो होता है बहुत फाइन होता है, तो पाउडर डालने के बाद क्या होता है कि जो पीसेस हैं या फिर कैरम का जो सरफेस है उसमें जो गड्ढे हैं उसमें पाउडर जाके जम जाता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सरफेस की रफनेस जो है वो खत्म हो गई है या बहुत कम हो गई है, तो अब उनके गड्ढे आपस में फंस ही नहीं सकते। तो अब फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, इसलिए वो स्पीड में आगे जाता है। तो एक्चुअली यहां पे क्या हुआ है कि पाउडर डालने के बाद रफनेस कम हो गई है, तो रफनेस कम होने से म्यू कम हो गया है, म्यू कम होने से फ्रिक्शन कम लग रहा है, फ्रिक्शन कम लग रहा है, इसलिए वो ज्यादा आगे जा पा रहा है। समझ में आ रही बात आपको? डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे।